यूपीएससी, मैं हूं अमृत शुक्ला और यूपीएससी के जियोग्राफी के अगली क्लास में आपका स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, पूर्णतः समर्पित है, बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए है। तो अभी जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लगातार मैं देख रहा हूँ हर दिन नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उनके दिमाग में ये संदेह अगर बना हुआ है कि क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, तो उनके संदेह को वो मैं दूर करना चाहता हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसा कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमने इकोनॉमिक्स की भी क्लास शुरू कर दी है, एक आध क्लास आपको मिल भी गई होगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्री मेंस सब कुछ कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन आप नहीं लेंगे। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है तापमान से रिलेटेड है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझा था, ठीक है। तो देखिए, जो अभी नए जुड़ रहे हैं इस क्लास से ही, वो पहले जाएं और पिछले 2-3 वीडियोस जो है उसको देख लें, ताकि उनका जो एक समझ है ना वो बनता हुआ चला है। देखिए, यूपीएससी ऐसे नहीं निकलेगा जब तक उसकी पूरी समझ आपकी विकसित नहीं होगी, एकदम जीरो से, शुरुआत से, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर बीच में आए, थोड़ा सा पढ़े, छोड़ दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर ढंग से पढ़ाई करना है तो मन से पढ़ाई कीजिए और पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, देखिए जब आप चैनल खोलते हैं तो आपको चैनल पे वीडियोस दिखता है, फिर साइड में प्लेलिस्ट दिखता है। आप प्लेलिस्ट को जैसे ही खोलेंगे, सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी 2021 सीएससी जियोग्राफी, उसमें सारे वीडियोज एक सीरियल से पड़े हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम तापमान की चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, और उससे रिलेटेड जो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर है। खूब सवाल आते हैं, फिजिक्स के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इंटरमीडिएट में इसको हो सकता है कि समझा हो, और अगर नहीं समझा है तो यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। इंटरमीडिएट में बड़ा अच्छा सा सवाल बन करके आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर से पूछते हैं, टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है, और बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी भर क्लियर नहीं होता। उनको लगता है ऊष्मा ही तापमान है और तापमान ही ऊष्मा है। देखिए, ऊष्मा और तापमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो तापमान और ऊष्मा में अंतर आपको समझना है। ऊष्मा को आप सूर्यातप भी कह लीजिए। जब आप पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके ताप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऊष्मा का तात्पर्य सूर्यातप से है, इंसुलेशन से है, ठीक है। जनरली ऊष्मा को हीट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंसुलेशन से रिलेटेड मामला है, तो हमें ऊष्मा और तापमान में अंतर समझना है। देखिए, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा जो है वो एक एनर्जी है, और तापमान जो है उसका माप है। जो बेसिक अंतर है वो यही है कि ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और तापमान उसका माप है। यानी कि हीट क्या है? एनर्जी है, और टेम्परेचर जो है उसको माप करके बताता है कि ये उसका माप है, ठीक है। जैसे आपने गैस पर पैन रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है, तो जो रासायनिक ऊर्जा गैस के रूप में थी वो जली और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में आपके पैन में आ गई, ठीक है। लेकिन जब आप उस पर अपना हाथ रखते हैं और छन्न से जल जाते हैं, तो वो जो माप है ना, वो तापमान है। लेकिन जिस ऊर्जा की वजह से वो आपका पैन गर्म हुआ है, वो हीट है, वो ऊष्मा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऊष्मा और ताप में, ठीक है। इसे कैलोरी में मापते हूँ। ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है, और तापमान का यूनिट तो आपको पता है कि केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो है अंतर है, ये अंतर बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेसिक से भी जो है एकदम लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बेसिक भी बताना पड़ता है ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। अब हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान को हमें समझना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में खूब सवाल आते हैं इससे, ठीक है। यूपीएससी या यूपीपीसीएस में खूब सारे सवाल आते हैं। बिहार पीसीएस जिसका भी एग्जाम होने वाला है, उससे भी जो है बीपीएससी, वहाँ भी खूब सवाल आते हैं इस टॉपिक से। तो इसको समझ लेते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं, एक एक करके इसको हमको समझना है। तो तापमान, ठीक है, टेम्परेचर क्या, तो समझ गए होंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा के माप को तापमान कहते हैं। किसी भी जगह पर जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसके माप को तापमान कहते हैं, ठीक। अब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन्हीं की चर्चा आपको इस टॉपिक में करनी है,
ठीक है। तो जो पहला लिखा हुआ प्रभावित करने वाला कारक वो है अक्षांश। तो अक्षांश किस प्रकार ताप को प्रभावित करता है वो आप इस वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। जो दूसरा है वो है ऊंचाई। ठीक है, आपने पढ़ा था जब मैं आपको वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता चला जाता है। तो ऊंचाई भी एक फैक्टर होता है तापमान के घटने का। या आप देखते होंगे कि जो पृथ्वी है उसका जो तल है वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत किसके, पहाड़ों के। बर्फ कहाँ जमी है, पहाड़ों पर जमी है। ठीक है, तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर इसका मतलब घटता है। पौनिंग यानी कि विंड्स, तो विंड्स भी तापमान के बदलने का एक कारण होती है। कैसे, जैसे आपके उत्तर भारत में गर्मी के महीने में लू चलती है, वो एक स्थानीय पवन है। ठीक है, तो या चिन्यूक यूएसए में चलती है। तो ये सब क्या करती हैं, ये जो गर्म पवनें होती हैं जिस जगह पर ये बहती हैं वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। वहीं जो ठंडी पवनें होती हैं वो स्थानीय जगह के टेम्परेचर को घटा देती हैं। तो पवनों का भी प्रभाव टेम्परेचर पर यानी कि विंड्स का इफेक्ट टेम्परेचर पर पड़ता है। ठीक है, जो अगला आपको पढ़ना है वो है मेघाच्छादन यानी कि बादल। जब बादल होगा तो क्या होगा, आप जब भी कभी आप सड़क पर निकल रहे हैं, खूब एकदम जम के सूरज महाराज वहाँ से चमक रहे हैं और पूरा विकर्ण से लगता है कि आप के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत गर्मी महसूस होती है। अचानक पता चलता है जब आप आधा किलोमीटर निकल के जाते हैं थोड़ा थोड़ा बादल हो गया, और जैसे ही बादल होता है आप अच्छा रिलैक्स महसूस करते हैं। वजह यह है कि जैसे ही बादल आता है तो सूर्य के विकिरण को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, अवशोषित कर लेता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो आपके शरीर पर नहीं पड़ता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, तो बादल क्या है, टेम्परेचर के घटने बढ़ने का कारण हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अभी जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर धूप है और कुछ देर बाद बादल हो जाए तो क्या होगा, वहाँ का तापमान घट जाएगा क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगे। तो मेघाच्छादन भी एक कारण है तापमान के बदलने का। इसका भी हम अध्ययन करेंगे। समुद्री धाराएं क्या होती हैं, हो सकता है कि अगर आपने अभी तक भूगोल ना पढ़ा हो तो इससे आप परिचित ना हो, लेकिन आप इससे परिचित होंगे। जब आगे आप समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ पर समुद्री धाराओं के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी समुद्री धारा के बारे में आपको बताऊंगा। तो समुद्री धारा भी तापमान को घटाती या बढ़ाती हैं। कैसे, समुद्री धारा एक जलराशि होती है जो मूव करती है यानी कि यहाँ से वहाँ चलती है। ठीक है, तो ये जो समुद्री धाराएं होती हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी समुद्री जलधारा और एक गर्म समुद्री जलधारा। तो जो ठंडी समुद्री जलधारा हैं वो आसपास के टेम्परेचर को जहाँ से बहती हैं उसके टेम्परेचर को क्या करती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, और जहाँ पर गर्म समुद्री जलधारा होती है वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो ये भी एक कारण है। ढाल की दिशा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आपका हिमालय है, हिमालय पर बर्फ जमा रहता है। ठीक है, तो हिमालय पर आपने अगर आपने थोड़ा बहुत हिमालय के बारे में पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि जो दक्षिणी भाग है हिमालय का वहाँ पर खेती होती है, मानव बस्तियाँ हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो दक्षिणी पार्ट उसका उस पर ये सब होता है। तो ढाल की दिशा का तात्पर्य ये है कि पहाड़ के जिस पार्ट पर सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पर सूर्य की किरणें विमुख होंगी यानी कि जहां पर नहीं पड़ेंगी वहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वनस्पति भी टेम्परेचर को बदलने का एक कारण होता है। कैसे होता है, वनस्पति उत्सर्जन के दौरान बहुत सारा ऊष्मा बर्बाद करते हैं या उसका अवशोषण करते हैं, ह्रास करते हैं। ठीक है, उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए घने जंगलों में क्या होता है, कई बार टेम्परेचर घट जाता है। तो वनस्पति भी एक कारण होता है, इसका भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला जो है आपका समुद्र और स्थल की दूरी। ठीक है, समुद्र और स्थल की दूरी यह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
जैसे कि आप जानते होंगे कि दिल्ली और चेन्नई, इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो चेन्नई में क्या होता है कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, लेकिन दिल्ली में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो रीजन है ना, इसी टॉपिक में आप समझेंगे कैसे होता है। ऐसे होता है कि दिल्ली जो है वो किसी समुद्र के किनारे तो है नहीं, एक छोटी मोटी नदी बहती है जिसको यमुना कहते हैं, वो खूब गंदी है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो उससे साफ पानी निकाल लेंगे, लेकिन वो उनका जुमला ही निकल गया, क्योंकि साफ पानी निकालने के लिए पहले तो यमुना को गंदा करने से बचाना होगा ना। देखिए हमारे यहाँ स्लोगन ही उल्टे दिए जाते हैं, अरे भाई नदियों को गंदा मत कीजिए, सफाई करने का जरूरत है, वो तो अपने आप को खुद साफ करती रहती है। ठीक है, तो ये जो स्लोगन है ना, ये उल्टे दिए जाते हैं, सब पॉलिटिकल होते हैं। ठीक है, तो यमुना है दिल्ली में यमुना नदी है, वो बहुत ही गंदी है। ठीक है, उसके पानी का उपयोग आप पीने में नहीं कर सकते, पी लेंगे तो बच ही नहीं पाएंगे। लेकिन चेन्नई में क्या है कि चेन्नई के किनारे समुद्र है, तो समुद्र के किनारे जो स्थल होंगे वहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। इसका रीजन है कि जो जल होता है उसकी जो विशिष्ट उष्मा है वो ज़्यादा होती, यानी कि अगर सेम टेम्परेचर जल पर डाला जाए, यानी कि सेम एनर्जी जल पर हो उसमें एनर्जी, और सेम स्थल पर हो तो जल देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा, लेकिन स्थल आपका जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि दिल्ली में दिसंबर में खूब कड़ाके की ठंडी होती है और जून में इतनी गर्मी होती है कि लोग एकदम गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। लेकिन चेन्नई में क्या है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 4-5 डिग्री केवल वेरी करता है। उसका वजह है कि वो समुद्र के किनारे है। मुंबई में ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है क्योंकि वो समुद्र के किनारे, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है क्योंकि समुद्र है। ठीक, तो इसको भी हम समझेंगे, ये भी तापमान को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक, तो चलिए एक दो टॉपिक की चर्चा हम इस क्लास में कर लेते हैं, बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम अक्षांश की चर्चा कर लेते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं 8 तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अक्षांश किस प्रकार तापमान को प्रभावित करता है इसको हमें समझना है। अब अक्षांश क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले जाएं प्लेलिस्ट को खोलें, जो पहला या दूसरा आपको क्लास होगा उसमें मैंने अक्षांश पढ़ाया है, उसको वहाँ से पढ़ लें। ठीक है, और जिनको मन से पढ़ाई करना है वो जाएं बिल्कुल पढ़ लें, और जिनको ऐसा ही आए गए वो उनका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो आएंगे और जाएंगे। अक्षांश किस प्रकार ताप को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं पृथ्वी का। ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये है आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री। ठीक है, ये है आपका 23.5 डिग्री जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे जो है आपका, इसको आप मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री को आप जो नॉर्थ में होता है उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, तो ये है, और ये है आपका नॉर्थ पोल NP, और ये है आपका साउथ पोल SP। ठीक, तो ये है आपका पृथ्वी, और इसी के बीच में है अक्षांश रेखाएं। इसके बीच में ही ये कौन कौन सी अक्षांश, ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम लिख दिया। सारे अक्षांश रेखाओं के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये है अक्षांश रेखाएं, इन्हीं से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षांश। अक्षांश तापमान को किस प्रकार प्रभावित करता है, यही तो आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है लंबवत कहाँ होता है, इस पूरे रीजन में सूर्य लंबवत होता है, इससे बाहर सूर्य कभी लंबवत नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि 23.5 डिग्री मकर रेखा, और जो कि साउथ में है साउथ हेमीस्फीयर। साउथ जब मैं कहता हूं तो साउथ इंडिया मत समझना गुरु, साउथ का मतलब कि साउथ हेमीस्फीयर।
आपका जो इंडिया है ना वो साउथ हेमिस्फीयर में नहीं है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। यहाँ पर जब मैं साउथ की बात करता हूँ तो मैं विषुवत रेखा के नीचे की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो टेम्परेचर जो है वो कहाँ ज्यादा होगा? जहां पर सूर्य लंबवत होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सूर्य लंबवत होगा टेम्परेचर अपेक्षाकृत वहां पर ज्यादा होगा। तो ये जो रीजन है यहाँ पर कहीं ना कभी टेम्परेचर वो जो है सूर्य है जो है किसी ना किसी जगह पर लंबवत रहता है। तो इस पूरे क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे ही आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तिरछी पड़ती है, ठीक है, तो सूर्य की किरण तिरछी पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर आपका घटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बर्फ मिलेंगे, ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, आइस केप आपको मिलेंगे, टेम्परेचर वहाँ पर धीरे धीरे और घटता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं आपकी जो निम्न अक्षांश है वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके आसपास सूर्य लंबवत होता है सालों भर। अगर वो कर्क रेखा पर लंबवत है, या हो सकता है कि मकर रेखा पर लंबवत है, या विषुवत रेखा पर, तो सालों भर लंबवत होता है, यानी कि इसी के बीच में वो वैरी करता रहता है, ठीक है। और जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो या साउथ हेमिस्फीयर में हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर अपने आप घटता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार अक्षांश जो है तापमान को प्रभावित करते हैं। आपने इसको बहुत ही इजीली समझ लिया होगा। अब तापमान के आधार पर इनका विभाजन भी होता है, ठीक है। उष्ण कटिबंध क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीत कटिबंध क्या होता है, इसको भी तो आपको समझना है। तो इसको समझेंगे, लेकिन हम आगे, अभी नहीं। यहाँ पर अभी हम ये समझ रहे हैं कि तापमान किस प्रकार अक्षांश के बदलने से बदल जाता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और उसमें हम बात करेंगे आपसे कि तापमान को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, ऊंचाई है, या समुद्र और स्थल की दूरी है, वनस्पति है, पवने हैं, समुद्र की धाराएं हैं, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।